हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग। जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था इसमें हमने बात करी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट के मीनिंग, और ये जो कॉन्सेप्ट F.W. टेलर ने दिया है उनके लाइफ एस्पेक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करे थे। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में जो F.W. टेलर हैं, दैट इज फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्या प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट करे और कितने प्रिंसिपल दिए। हालांकि ये डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं। सो आई होप कि आपको पता हो कि कितने प्रिंसिपल दिए थे। द आंसर विल बी 5। ओके, 5 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे F.W. टेलर ने। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को करेंगे डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि जो F.W. टेलर के प्रिंसिपल थे तो उसमें सबसे पहले जो हम प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स थे इनके ये साइंटिफिक एनालिसिस पर बेस्ड थे और इसमें पहला ही प्रिंसिपल है दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब साइंस है एंड उसके बाद नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब ये है, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि नेचर ऑफ हम मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट साइंस भी है। तो ये कहना है F.W. टेलर का कि एक्चुअल में कोई भी डिसीजन जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिया जा रहा है तो वह साइंटिफिकल डिसीजंस पर बेस्ड होना चाहिए। मतलब कोई भी जब आप डिसीजन ले रहे हो तो वो लॉजिक पर होना चाहिए। मतलब उसके कॉज एंड इफेक्ट को आपने मेजर करना है, क्योंकि आप कोई भी जब डिसीजन लेते हो तो आपके फैसले का कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि कॉज है आपने कोई फैसला लिया तो उसका इफेक्ट ज़रूर होना है, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर होने हैं। तो आपने उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पहले सोचना है कि आप जो एक्शन ले रहे हो उसका रिएक्शन क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, एक नेगेटिव मतलब ऑपोजिट आपको जनरली जो रिस्पॉन्स है वो देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी काम करने से पहले आप सोच समझ लो कि आप जो काम करने जा रहे हो उसका असर क्या होगा, उसका जनरली जो नतीजा है वो क्या निकलेगा, उसके आउटकम्स क्या होंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे कहा ना साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कोई भी काम एक थंब बेसिस पर नहीं होना चाहिए कि बिना सोचे समझे जो है वो कर दिया, करे जा रहे हो प्रेसिंग एंड प्रेसिंग बिना सोचे समझे। मतलब जो अंगूठा टेक होते हैं तो उनके तरीके से आप बिना लॉजिक लगाए, बिना चीज़ों को वीकेंड से एंटिसिपेट करें आप क्या कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो आपने कोई भी डिसीजन कैसे लेना है, साइंटिफिकल। ठीक है, अगर फैसले जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो साइंटिफिकली लिए जाएंगे तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी फैसला साइंटिफिकली लिया जा रहा है तो वो हर किसी के लिए हर एस्पेक्ट में बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि F.W. टेलर ने इस चीज़ को एक वी कैन से सिचुएशन से कंपेयर करके बताया कि मान लीजिए अगर हम साइंटिफिकल डिसीजन नहीं ले रहे हैं, मतलब फैसले जो हैं वो पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक के बेसिस पर चाहे लिए जा रहे हैं, मर्जी के मुताबिक लिए जा रहे हैं, इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग लिए जा रहे हैं, जहाँ सीनियर को जो सही लग रहा है, जो उसका दिल कर रहा है वो वैसे काम करने की पॉलिसीज़ बना रहा है, वो वैसे डिसीजंस बना रहा है अपने अकॉर्डिंग, जो उसको सही लग रहा है ना बस वैसे ही उसने काम करने का एक प्रोसेस ले डाउन कर दिया। हालांकि वो प्रैक्टिकली उस लिहाज से करना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कहा नहीं मैं बॉस हूँ तुम मेरे बॉस नहीं हो, मैंने जैसे कह दिया आपने वैसा ही करना है। तो अपने इंट्यूशन के बेसिस पर, अपने पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक के बेसिस पर चीज़ें आप डिटरमाइन कर रहे हो। सो आप ये भूल रहे हो कि जिन लोगों के लिए आपने वो फैसले लिए हैं, जिन लोगों के लिए आपने वो वी कैन से प्रोसीजर ले डाउन करे हैं, जो पॉलिसीज़ आपने बनाई हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है और कहीं ना कहीं बड़ा अनरियल है उन चीज़ों को फॉलो करना। तो आपने सोच लिया लेकिन काम ही नहीं हो रहा उन चीज़ों पर, तो क्या फ़ायदा, आपने टाइम भी वेस्ट करा ना, और आपके एम्प्लॉइज़ हो सकता है उस पर एफर्ट भी करें बिकॉज दे आर अंडर प्रेशर। ठीक है, डर की वजह से क्या कर रहे हैं कि हाँ भाई बॉस हैं, वो अंडर थ्रेट काम कर रहे हैं कि अगर चलो जो कह दिया बॉस हैं उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, काम करो, लेकिन वो काम बन ही नहीं रहा। तो आपकी कहीं ना कहीं जो वी कैन से कम अकली थी उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसने कहा कि दिमाग का इस्तेमाल करो, थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले प्रॉपरली सोचो, दिमाग लगाओ कि जो आप करने जा रहे हो वो सही है या नहीं है। ठीक है, और एक्चुअल में अगर आप ऐसा फैसला लोगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, बिकॉज साइंस इज जनरली बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1 इन द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक जो हमने पढ़ा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ओके, एज अ साइंस वाला, तो उसमें भी हमने डिस्कस करा है। तो एक्चुअल
में क्या कहा कि कोई भी चीज़ साइंटिफिकली लो, ठीक है, साइंटिफिकली डिसीजन लोगे तो सबके वेलफेयर के लिए होगा, सबके लिए उस पर काम करना पॉसिबल होगा और एक पॉजिटिव आउटकम हमें देखने के लिए मिलेंगे। ओके, अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करूँ स्टूडेंट, तो हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। जैसे साइंस ये भी कहते हैं कि चीज़ों को आपने एक मतलब एप्रोप्रिएशन के साथ आपने क्या करना है, डिसीजन लेने, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अगर उसमें से सिर्फ एक ही सही है, बेस्ट है, तो उसको चूज़ करो। लेकिन जनरली एक से ज़्यादा आपको ऑप्शन पसंद आ रहे हैं तो उसमें एप्रोप्रिएशन करो। यस, सिलेक्शन आपने करना है, अच्छा इसका भी इस्तेमाल करना है, इसका भी, लेकिन कितना कितना करना है। अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे दूँ ताकि आप समझ सको। ऐसे अगर हम बात करें स्टूडेंट कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, ठीक है, और प्रॉफिट जनरली डिपेंड करता है सेल पर। अगर आपकी सेल बढ़ेगी तभी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जद्दोजहद में है कि वो अपनी कम्युनिटीज़ की प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा सकें। उसके लिए क्या है, सबसे बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो एडवर्टीजमेंट है। लेकिन एडवर्टीजमेंट के भी दो मीडियम है हमारे पास, दो टाइप्स है कि हम ट्रेडिशनल बेसिस पर भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, मॉडर्न कहीं ना कहीं हमारे पास वी कैन से मैथड्स भी हैं एडवर्टीजमेंट के। अब हम ये देखें कि ये दोनों मेथड है, दोनों का एक अपना अपना इन्फ्लुएंसिंग पावर है, दोनों का अपना अलग अलग इम्पैक्ट है। ट्रेडिशनल की बात करें तो ट्रेडिशनल में क्या आता है, जैसे होर्डिंग्स हैं, ठीक है, अगर हम बात करें पैम्फलेट्स हैं, ब्राउचर्स हैं, तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट के एग्जाम्पल हैं। मॉडर्न की बात करें तो जैसे सोशल मीडिया है हमारा, ठीक है, चाहे आप जनरली क्या है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, ये एक्चुअल में क्या है, ये मॉडर्न कहीं ना कहीं मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रमोशन है वो किस सोर्स से करें। तो दोनों की, जैसे मैंने कहा, अपनी अपनी इन्फ्लुएंसिंग पावर है, तो हमें क्या करना है, चलो दोनों का इस्तेमाल करना है। बट नाउ द क्वेश्चन फर्दर अराइजेज कि हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस में करें, ज़्यादा जनरली क्या है, हम इस्तेमाल किसका करें, मॉडर्न का या ट्रेडिशनल का। तो आपने सोचा आज के लिए ऐसे कि नहीं, मॉडर्न का, ठीक है, मॉडर्न पे ज़्यादा हमें खर्चा करना चाहिए बिकॉज इसकी रीच बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आजकल लोग जनरली क्या है, सोशल मीडिया में बड़े इंगेज हैं, तो अगर हम उस पर एडवर्टीजमेंट करेंगे तो लोगों तक मैसेज ज़्यादा जाएगा, हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं उनको, मतलब जनरली परस्यू का मतलब है कि कन्विंस आप उनको कर सकते हो एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल। हालांकि ऐसा नहीं है ट्रेडिशनल नहीं, ट्रेडिशनल में करना है, बट ज़्यादा खर्चा किस पे करना है, हमें मॉडर्न पर। तो इस साइंटिफिक डिसीजन लिया आपने सोच समझ कर, क्योंकि आज के टाइम पीरियड में अगर आप ट्रेडिशन पर ज़्यादा खर्चा करोगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जितना अगर आप मॉडर्न पर खर्चा करके क्या कर सकते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की सेल को या अपने कम्युनिटीज़ की सेल को बढ़ा सकते हैं, इमेज इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब साइंटिफिकली सोचना है, रूल ऑफ थंब नहीं आपने इम्प्लीमेंट करना। जैसे मैं बता दूं कि मैं आपको सिर्फ ओरली चीज़ों का के बारे में बता रही हूँ, प्रिंसिपल्स के बारे में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट सेकेंड प्रिंसिपल कहा F.W. टेलर ने, दैट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखिए अब आप इनके प्रिंसिपल में अभी हम पहले डिस्कस कर लिए, दूसरा देख रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट के बाद है नॉट, मतलब उनका ये करना है, ये नहीं करना, क्लियरली बताया, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ठीक है। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी का मतलब क्या है, इट्स वेरी सिंपल टू रिलेट। हार्मनी मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यूनिटी, टीम स्पिरिट, ओके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सो ऑन। तो F.W. टेलर ने ये कहा कि एक्चुअल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके बीच हार्मनी होना ज़रूरी है, उनके अंदर या उन लोगों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, टीम स्पिरिट की क्वालिटी होना ज़रूरी है, सेंस ऑफ टीम स्पिरिट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये इमेजिन करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो हालांकि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से वेरी करते हैं, इंडिफरेंट हैं हर लिहाज से, लेकिन एक्चुअल में उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, उन्हें एक ग्रुप गोल को अचीव करने पर काम करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हार्मोनाइज मैनर में काम करना पड़ेगा, यूनिफाइड मैनर में काम करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हार्मनी नहीं होगी तो क्या होगा, डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और कोई भी इंसान फिर अपने मेन टास्क पे फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए का हार्मनी होना जरूरी है। अगर सारे काम एक यूनिफाइड मैनर में चलेंगे तभी हम प्रॉपरली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। नॉट डिस्कॉर्ड, वो टूटनी नहीं चाहिए, हार्मनी बनी रहनी चाहिए। जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इन द फर्स्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, सिंक्रोनाइजेशन, बैलेंसिंग ऑफ एफर्ट। तो वहाँ भी तो हमने कोऑर्डिनेशन की बात करी। और हम ये ना भूलें, हम प्रीवियसली प्रिंसिपल पढ़कर आए हैं मॉडर्न मैनेजमेंट के, जहाँ पर जो हेनरी फ्यूल हैं उन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट जनरली दिया था एस्पिरिट डी कॉर्प्स का, जहाँ यूनिटी की बात हुई थी। तो जनरली देखो हेनरी फ्यूल ने भी अपने प्रिंसिपल में यूनिटी की बात करी, या F.W. टेलर में। और पहले चैप्टर में पढ़ा कोऑर्डिनेशन एसेंस है, तो समझो इसीलिए तो एसेंस है, बिकॉज बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना यूनिटी के कुछ काम नहीं हो सकता। हमें अपने
बेसिस पर कुछ नहीं करना, हमें सबके अकॉर्डिंग काम करना है। मतलब आई वाला कॉन्सेप्ट, आई मतलब आंखों वाला नहीं, आई मतलब मैं वाला कोई कॉन्सेप्ट ना हो, ठीक है। मैं आप अपनी नहीं चलानी है, सबके अकॉर्डिंग आपने फैसले लेने हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर मैं इस चीज़ को समझाऊँ देन हाउ यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। मान लीजिए जो हमारे हेड है यासिर सर, ठीक है। अब यासिर सर ने क्या करा है, कमिटमेंट कर दी कि आपका जो ऑनलाइन सिलेबस चल रहा है, जो लेक्चर्स वगैरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हम एट द एंड ऑफ सितंबर कंप्लीट कर देंगे, ओके। अब यासिर सर ने कमिटमेंट कर दी, लेकिन जो टीचर्स हैं उनसे कोई कंसल्ट नहीं करा। जैसे ये पूछते कि अच्छा डिफरेंट फैकल्टीज है कि आप बताइए आप अपना कोर्स कितने लेक्चर्स पे कंप्लीट कर देंगे, कितना टाइम लगे, एक दिन में कितने लेक्चर्स करेंगे एंड सो ऑन। तो अब क्या है कि यासिर सर ने कमिट कर दिया कि सितंबर एंड तक हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए कुछ टीचर्स के लिए बिकॉज डिफरेंट वी कैन से कोर्सेज की लेक्चर्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, तो मान लो कि पॉसिबल नहीं है कि एट द एंड ऑफ सितंबर सारा सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट हो सके, तो अब कमिटमेंट नहीं हो पा रही है फुलफिल, ठीक है। उन्होंने बोल दिया, जो हेड है उन्होंने बोल दिया, कमिटमेंट कर दी, लेकिन वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इमेज बनेगी, नेगेटिविटी जाएगी मार्केट के अंदर। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सर ने खुद फैसला ले लिया, मैं वाला कि नहीं आई एम द बॉस, तो मैं डिसीजन लूंगा एंड यू हैव टू फॉलो इट। तो लेकिन ये जरूरी है क्योंकि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी आइसोलेशन में नहीं हो सकता। आइसोलेशन में कैसे कर लोगे, ठीक है, अकेले तो नहीं कर सकते इंडिविजुअल बेसिस पर। तो जब आपको पता है कि आप जो सिलेबस कंप्लीट करोगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग लोग कवर अप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने उन लोगों से कहीं ना कहीं कंसल्ट करना चाहिए था कि सर बताइए कितना टाइम लगेगा, मैम बताइए कितना टाइम लगेगा। फिर उसके लिहाज से आप एक कमिटमेंट कर देते टाइम के रिस्पेक्ट में कि हाँ इतने टाइम के अंदर या पर्टिकुलर मंथ में आपका आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली जब हार्मोनाइज मैनर में काम होता है, ठीक है, अपने को वी कैन से अपना कॉन्सेप्ट ना लगाकर सबके कॉन्सेप्ट को समझकर सबकी कंसल्टेशन के साथ कोई कमिटमेंट कर जाती है, तो वो फुलफिल भी हो जाती है। तो मतलब क्या है, जब फुलफिल हो रही है, कमिटमेंट आप कर रहे हो, यू आर जनरली फुलफिलिंग योर कमिटमेंट एंड प्रोमिसेस, इसका मतलब आपका एक पॉजिटिव इमेज मार्केट में बन रही है। तो ये जनरली क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है कि आई वाला कॉन्सेप्ट ना हो, इट शुड बी रिप्लेस विद बी। हालांकि एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन, जो उस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा जनरली क्या कहते हैं, क्लैरिफाई करता है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, ऐसा नहीं है, बिकॉज यासिर सर जो भी फैसला करते हैं तो वो सब लोगों के कंसल्टेशन के साथ होता है। ये सब एग्जाम्पल के तौर पर था ताकि आप समझ सको, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट द थर्ड वन इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब इसका क्या मतलब है, देखिए नाम से पता चले, कॉपरेशन टर्म इज वेरी सिंपल। कॉपरेशन का मतलब हेल्पिंग टुगेदर, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के रिगार्डिंग हेल्पिंग एटीट्यूड का होना। और ये देखो फिर वही बात कि कॉपरेशन होना चाहिए, अपना अपना नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो अब जब हम बात करें ना कि अकेले इंसान कुछ काम, मतलब हर एक इंसान सारे काम परफेक्टली नहीं कर सकता ना, तो इंडिविजुअल बेसिस पे कुछ नहीं हो सकता। तो अब आपको सबके साथ काम करना है, और सबके साथ काम करने के लिए आपने ऐसा नहीं है कि यू आर द बॉस तो सब आपके सुनेंगे, आजकल ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, थोड़ा हेल्पिंग, अपना एटीट्यूड बदलना है, ठीक है। बॉसी एटीट्यूड को छोड़कर अपने हेल्पिंग एटीट्यूड एडॉप्ट करना है कि आप जनरली क्या है, बीइंग अ बॉस, आप अपने एम्प्लॉयज़, आप अपने जो काम करने वाले लोग हैं उनकी मदद करिए और फिर वो आपकी भी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा होता है ना, जैसा करोगे वैसा आप के साथ जनरली दूसरा लोग बिहेव करेंगे। तो सेम यही कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी चलता है कि कॉपरेशन होना चाहिए, मतलब हर एक काम करने वाला बंदा एक दूसरे के साथ, और जो उसकी टीम है स्पेशली उनके साथ, तो उनका कॉपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब एक हेल्पिंग एटीट्यूड कि वो बहुत क्या करें, एक दूसरे की मुश्किल वक्त में मदद कर रहे हैं। अगर किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो अपना काम नहीं कर पा रहा, या एक जो उसको डेडलाइन दी गई उस टाइम में नहीं कर पा रहा, तो दूसरे उसके कॉलीग जो है उसकी मदद कर रहे हैं उसके काम को अकम्प्लिश कराने में, सो ऑन। तो अगर ये कॉपरेशन है, अगर मान लीजिए मेरा कोई मुश्किल वक्त चल रहा है, ठीक है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है एंड आई एम एट वर्क, ठीक है, काम कर रही हूँ मैं, ठीक है, काम पर हूँ, लेकिन जो काम मुझे पूरा असाइन करा गया है, ठीक है, मैं उसको पूरा नहीं कर पा रही इंडिविजुअल बेसिस पर, ठीक है। तो मेरे जो वी कैन से फ्रेंड है यहाँ पर, मेरे जो कॉलीग है, उन्होंने कहा अच्छा मैम ये काम मैं आपको, मतलब आपके लेक्चर तो नहीं दे सकती, बल्कि जो और रिटन वर्क है और जो काम है रिकॉर्ड वगैरह, वो चलिए मैं आपका ये काम कर दूंगी। तो मुझे ये अच्छा लगेगा ना कि चलो मेरा एक्चुअल में क्या है, मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है, किसी वजह से हो सकता है हेल्थ इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं अपना जनरली पूरा टाइम नहीं दे पा रही, पूरा काम नहीं कर पा रही, तो मेरी जो कॉलीग है वो मेरी मदद कर रहे हैं। तो
अगर आगे आने वाले टाइम में उनके साथ ऐसा हो तो कहीं ना कहीं मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं भी उनकी मदद करूं, उनके काम का जो प्रेशर है, जो बर्डन है, उसको जितना मैं अपने लेवल पर रिड्यूस कर सकती हूँ उसको रिड्यूस करूं। और ये बॉस के लिए भी जरूरी है कि आप प्रेशराइज ना करो, आप ओवर बर्डन ना करो। जनरली फाइंडिंग कि ये बंदा जनरली क्या है, अपने दिल से ऐसा नहीं है कि काम से बचना चाह रहे, कोई प्रॉब्लम है इस वजह से ये काम नहीं कर रहा, तो थोड़ा कॉपरेट करे हर इंसान, ठीक है। सेम लेवल पे काम करने वाले लोग भी सुपीरियर के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, तो ये सब लोग कॉपरेट करेंगे ना, तभी तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होगा। मतलब चेन को समझिए, हम चाह रहे हैं ना, सेकंड प्रिंसिपल में कहा कि हार्मनी मस्ट बी देयर, तो हार्मनी के लिए जरूरी है कि कॉपरेशन होना मस्ट है, ठीक है। कॉपरेशन होना चाहिए, हेल्पिंग एटीट्यूड एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, तभी एक सेंस ऑफ कहीं ना कहीं जो बिलोंगिंगनेस है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तभी आप एक दूसरे को समझ पाओगे, तभी एक दूसरे के रिगार्डिंग जो अफेक्शन है, जो लॉयल्टी है, वो डेवलप हो पाएगी। ओके, सो इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज एन एक्सटेंशन, इट इज एन एक्सटेंशन, it is an extension of harmony, not discord. It is an extension of harmony, not discord. ये एक एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, जहाँ मतलब हम हार्मनी कैसे ब्रिंग कर सकते हैं। फॉर दिस वी हैव टू वी कैन से फोकस ऑन कॉपरेशन, ठीक है। हमें कॉपरेशन पर काम करना है, हमें ये इंसिस्ट करना है कि जो भी काम करने वाले लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें। इसके अलावा द फोर्थ वन इज डेवलपमेंट of employees to their greatest efficiency and prosperity. To their greatest efficiency and prosperity. And what it means कि हमें क्या करना है, FW टेलर ने कहा कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। डेवलपमेंट इन टर्म्स के इस तरीके से हम उनको डेवलप करें कि उनका जो एफिशिएंसी लेवल है वो इन्हांस हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए और वो प्रॉस्पर फील करें, ठीक है, प्रॉस्पेरियस वे में काम करें। अब एफिशिएंसी का क्या मतलब है, बहुत क्लियर होगा क्योंकि हम पहले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इट कंसर्न विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को मैक्सिमम फॉर्म में यूज़ करना, ओके। कोई वेस्टेज ना हो, मिनिमम वेस्टेज होना चाहिए रिसोर्सेज का। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ बहुत ही परफेक्टली हैंडल करें रिसोर्सेज को, प्रॉपर यूज़ करें और प्रॉस्पेरियस मतलब सेटिस्फैक्टरी और हैप्पीली फॉर्म में काम करें, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि वो सारे काम को बहुत एफिशिएंटली और प्रॉस्पेरियस वे में कर सकते हैं। वो कब होगा, जब हम उन्हें काम करने की जो स्किल्स हैं वो समझाएंगे, हम उनको काम करने का जो तरीका है या काम किस मैनर में होगा इस कॉन्सेप्ट से अवेयर कराएंगे। मतलब जब हम उन्हें काम करने के रिगार्डिंग प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि जब इंसान को जब ट्रेनिंग मिलती है ना, जब इंसान कुछ सीख कर कुछ काम को करता है ना, तो काम में जो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है वो बड़ा अलग हो जाता है। बहुत काम में फिनिशिंग आ जाती है, बहुत फिनिश और परफेक्शन के साथ आपका काम होता है और कॉन्फिडेंटली बंदा उस काम को करता है। अगर आप उस काम को पहले सीख चुके हो, आपने वो काम पहले सीख लिया है, देन आपको काम वो हैंड ओवर करा जा रहा है। तो ये सेम ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो ताकि उस सेशन के अंदर आप उनको काम करने की स्किल्स सिखा सको, ठीक है, उनके काम को तरीका बता सको, ताकि जब आप उनको मेन काम दो, आप जनरली उनको प्रैक्टिकल वर्क दो, तो उस काम को बहुत अच्छे से कर सकें, रिसोर्सेज भी प्रॉपरली यूज़ करेंगे, टाइमली मैनर में काम करेंगे, बहुत सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि उनको काम आता है। वो वी कैन से डर के काम नहीं करेंगे, वो बड़ा कॉन्फिडेंटली काम करेंगे, ठीक है। तो हम अगर एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू गिव ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग टाइमली होनी चाहिए, टाइम टू टाइम बेसिस पर, बिकॉज हम ये जानते हैं अच्छे से कि काम करने का तरीका कभी सेम नहीं रहता। इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिकनेस इन आवर बिजनेस, ठीक है। हम शुरुआत से पढ़ते जाते हैं मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है बिकॉज आवर बिजनेस एनवायरमेंट इज वेरी फ्लेक्सिबल। बिजनेस के इर्द गिर्द जो फैक्टर्स हैं, जो फोर्सेज हैं, वो बड़ा रैपिडली चेंज होती हैं। तो जब कॉन्सेप्ट बदल रहा है बाहर की दुनिया का, तो हमें इंटरनली भी चेंज करना है और उसके लिए इंटरनल चेंजेस को कौन इंप्लीमेंट करेगा, कौन एडॉप्ट कराने में मदद करेगा, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे काम करने वाले लोग। तो उनको हमें कहीं ना कहीं अवेयर कराना है ना बदलते कॉन्सेप्ट से, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, वो भी टाइमली बेसिस पर। इसके अलावा स्टूडेंट सिर्फ ट्रेनिंग तो ऐसा होता है कि एक काम के रिगार्डिंग है, एक काम में परफेक्शन के रिगार्डिंग, लेकिन एक काम में सिर्फ काम ही अच्छे से नहीं आना चाहिए। एक काम करने वाले बंदे का जो प्रेजेंटेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। उसका जनरली उसके अंदर टॉलरेंसेबिलिटी होनी चाहिए, डील कैसे करना है क्लाइंट को, ये टेक्निक या ये स्किल आनी चाहिए। तो उसके लिए ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, ओके।
इसीलिए तो जो FW टेलर के प्रिंसिपल और जितना भी कंट्रीब्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ टेक्निक एज वेल, वो क्या है, लोअर लेवल से कंसिडर, क्योंकि उन्होंने काम करने वाले लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा कि काम करने वाले लोगों के साथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, और इस लिहाज से उन्होंने अपने जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली क्या करे हैं, बनाए हैं, ड्राइव करे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। अब कुछ समझ आ रहा है, ठीक है, टर्म पढ़कर मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, इसका मतलब ये है कि हमें अपने एम्प्लॉय के ऊपर, अपने वर्कर के ऊपर किसी भी तरीके की इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ वी कैन से प्रोड्यूसिंग द आउटपुट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए। हमें उन्हें कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं उतना करें, ठीक है, जितना इंडिविजुअल बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट या प्रोडक्शन कर सकते हैं उतना आउटपुट तैयार करें, उतना प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करें, क्योंकि अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान इंडिविजुअल का भी है और ऑर्गेनाइजेशन का भी है। वो कैसे, चलिए समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए ये x है, ठीक, जो है सीनियर मतलब सुपीरियर है, और इसका सबऑर्डिनेट है a। ये कौन है, सबऑर्डिनेट है x का। अब x ने a को काम दिया है, और क्या काम दिया कि आपको क्या करने हैं, आपको अपने टाइम में, मतलब 6 घंटे काम करता है ये, 6 घंटे के 6 घंटे के अंदर 6 आवर्स में आपको क्या करना है, आपको 100 यूनिट्स बनाने हैं। 6 घंटे में 100 यूनिट आपने बनाने, मतलब आज का काम आपका ये है कि आपको एक दिन में, मतलब आपके टाइम पीरियड जो भी है उसमें आपको 100 यूनिट बनाने, ठीक है। अब ये एक रेस्ट्रिक्शन है कि 6 घंटे की उसकी जॉब है, ठीक है, तो उसको 6 घंटे में 100 यूनिट बनानी एक रेस्ट्रिक्शन है। अब ये इसको काम असाइन करा गया है। अब इस बंदे ने क्या करा, ये 100 यूनिट 5 घंटे में ही बना लिए, 100 यूनिट 5 घंटे में ही बना लिए। 1 घंटा अभी इसके पास बकाया है, रिमेनिंग है, 1 घंटा बचा हुआ है। अब ये क्या, सर मैंने 100 यूनिट बना लिया और आज मुझे कुछ काम भी है, तो सर मुझे जल्दी जाना है। अब जनरली क्या है, मैंने तो अपना काम कर लिया, अब क्वालिटी भी देख लिया, स्टैंडर्ड भी डिग्रेड नहीं हुआ है, क्वालिटी का बिल्कुल ध्यान रखा है, क्वालिटी इंस्पेक्टर ने चेक भी कर लिया, ठीक है, 100 यूनिट बिल्कुल अप्रूव्ड हो गए कि बिल्कुल सही बनाए, स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए, सो ऑन। तो अब वो बंदे का 1 घंटा बच रहा है। अब ऐसा नहीं है कि चलो 1 घंटे पहले काम हो गया तो जाने दें, हो सकता है कि इस केस में उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो जाने दिया कि चलो कोई मेन रीज़न है इसकी वजह से आपको 1 घंटे जल्दी जाने दिया है। लेकिन अगर नहीं होता, वो 1 घंटे वो बैठा हुआ है, वो कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि उसका काम हो चुका है, फिर क्या करेगा, बाकी और लोगों से कांटेक्ट करेगा, फिर उसका तो काम हो चुका, बाकी और लोग डिस्टर्ब होंगे। तो अब हम क्या करें, हम कहीं ना कहीं बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ सीनियर, हम अपने एम्प्लॉय को, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, हम उसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या बताया, अच्छा इससे फ़ायदा दोनों का है। अब अगर ये होता कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, बोल देते कि भाई 6 घंटे का काम, 6 घंटे की जॉब है आपकी, इसमें आप जितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो उतना करो, उसके हिसाब से पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। और क्वालिटी का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप जल्दी बनाने के चक्कर में, ज़्यादा बनाने के चक्कर में आप जनरली क्या है बेकार सा प्रोडक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल फाइन क्वालिटी का, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की। तो इससे क्या होगा, एक लालच आएगा कि हाँ भाई जितना ज़्यादा बनाएंगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, पर यूनिट पैसे मिलेगा, जो वर्कर्स हैं ठीक है उनको तो पर यूनिट मिलेगा। तो एक्चुअल में क्या है, जहाँ ये बंदा 5 घंटे में 100 बना रहा था, अब एक घंटा इसके पास रिमेनिंग है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये प्रिंसिपल लगेगा, तो बाकी बचे 1 घंटे के अंदर ये 10 से 15 यूनिट तो बना सकता है कि नहीं बना सकता। तो एक्चुअल में क्या है, अब इससे इस इंडिविजुअल का भी फायदा है, इस ए बंदे का भी फायदा है। जहाँ 100 यूनिट के इसको मान लो 500 रुपये मिल रहे थे, मतलब 5 रुपये यूनिट मिल रहे थे, अब इसको क्या मिलेगा, अब इसको जनरली 50-75 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ज़्यादा तो है ना, अब इंसान को 10-5 रुपये भी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ज़्यादा है ना, आप काम कर रहे हो तो आपको एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, आपको मोटिवेट करेगी ये चीज़ कि हाँ मुझे ज़्यादा काम करना है। और ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है भाई, जितना आपका हर एक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उतना आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतनी मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ेगी, और जितनी मार्केट में सप्लाई होगी उतनी डिमांड होगी। आपके कम्युनिटी से, आपके प्रोडक्ट से मार्केट पूरा भरा हुआ है, ठीक है, रेगुलर सप्लाई है, और बहुत आप एक्सेसिव बेसिस पर सप्लाई कर रहे हो, हर जगह आपका ही प्रोडक्ट छाया हुआ है, आपकी कम्युनिटीज छाई हुई है, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। किसी बंदे को मैं प्रेशर भी नहीं डाल रहा कि मान लो कोई ऐसा था जो 6 घंटे में 100 यूनिट नहीं बना सकता, थोड़ा इनएक्टिव है या थोड़ा उसके अंदर
मतलब बहुत लेबोरियस नहीं है या बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है काम में, तो हो सकता है कि वो 6 घंटे के अंदर सिर्फ 80 यूनिट्स बना पा रहा है। तो आप उसके लिहाज से को अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो उतना करो। तो किसी के साथ कहीं ना कोई ज़्यादती भी नहीं होगी कि आप फोर्स करें नहीं 100 यूनिट बनाने ही बनाने हैं। तो ये उस लिहाज से ज़्यादा फेवरेबल है कि एक्चुअल में जो काम करने वाले बंदे हैं, जो जिनको जनरली क्या है ज़्यादा वी कैन से पैसे कमाने हैं, जल्दी वो मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं इन ऑर्डर टू वी कैन से अर्न मोर, तो इनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत कारगर है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो ये थे हमारे FW टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। और एक और चीज़ स्टूडेंट, जहाँ मैंने बहुत देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट को सिर्फ 4 प्रिंसिपल पता होते हैं कि 4 ही प्रिंसिपल हैं, और बहुत सारी बुक्स के अंदर भी ये स्टेटेड नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ 4 नहीं 5 प्रिंसिपल हैं, एंड 5th वन इज मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। तो ये थे प्रिंसिपल। आई होप आपको ये सारे के सारे प्रिंसिपल हुए होंगे क्लियर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। कोई भी आपका फर्दर क्वेरी डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।